वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द जीनियस गुरु। कक्षा 10 जीव विज्ञान में कुछ जैव प्रक्रम के बारे में आप लोगों को दो तीन वीडियो दिया गया है। तो अगला जो हेडिंग है हमारा, यह क्या है? पाचन तंत्र से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर में आता है। बोर्ड एग्जामिनेशन में, यूपी बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या आता है? इस पे पाचन तंत्र पे आता है आपको पेपर में लिखने के लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में समझेंगे, पाचन तंत्र के बारे में समझेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा पाचन तंत्र है, इसके बारे में हम लोग इसमें डिटेल जानकारी लेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ठीक है, तो पहला इसमें क्या है? पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें समझते हैं कि पाचन होता क्या है और पाचन तंत्र किसे कहते हैं। पाचन तंत्र के कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन से ग्रंथियां होती हैं जो भोजन को क्या करती है? पचाने का कार्य करती है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि पाचन क्या होता है। इसको हम लोग कहते हैं पाचन, डाइजेशन। इंग्लिश में क्या, हिंदी में पाचन, इंग्लिश में डाइजेशन बोलते हैं। डाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो हम भोजन लेते हैं तो भोजन के अंदर जितने भी पोषक तत्व होते हैं वह जटिल अवस्था में होती हैं। किस अवस्था में होती है? जटिल अवस्था में। तो जटिल अवस्था को किस में बदल देते हैं? सरल अवस्था में बदल देते हैं। तो यहाँ पे समझेंगे, सबसे आसान है कि भोजन के जटिल अणुओं, पाचन तंत्र, यानी पाचन तंत्र में बहुत सारे पाचन से संबंधित अंग होते हैं जो क्या करते हैं? भोजन को किससे? जटिल अणुओं से सरल अणुओं में क्या कर देते हैं? बदल देते हैं। और जब बदलेंगे तो क्या होगा? जब सरल अणु बदलेंगे तो ग्लूकोज जो होता है कोशिका के अंदर कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाती है और उपापचयी क्रियाओं द्वारा हमारे कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में क्या बनती है? ऊर्जा बनती है। क्या बनेगी? ऊर्जा। तो सबसे पहले समझेंगे भोजन के जटिल अणु, पाचन तंत्र। यहाँ पे देखिए पाचन तंत्र में क्या होते हैं? कुछ एंजाइम और अम्ल पाचन प्रक्रिया में क्या करती हैं? सहायता करती हैं, जिसके कारण वह सरल अणुओं में क्या होती है? कन्वर्ट हो जाती हैं और क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज जाकर एटीपी के रूप में क्या बनाता है? ऊर्जा बनाता है। और ऊर्जा को हम लोग क्या करते हैं? हमारी कोशिकाएं क्या करती हैं? इसको संचित करके रखती है, जिससे हम लोग क्या करते हैं? कार्य करते रहते हैं और धीरे धीरे ऊर्जा क्या होती है? खपत होने लगती है। ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि पाचन किसे कहते हैं। तो एक लाइन में समझेंगे, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में पाचन अंगों के द्वारा परिवर्तित कर दी जाती है। किसके द्वारा? पाचन अंगों के द्वारा परिवर्तित कर दी जाती है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। क्या कहेंगे? पाचन। सरल अणु से किसमें, सॉरी, जटिल अणु से सरल अणु में परिवर्तन जब होता है तो उसको पाचन कहते हैं। और जो इसको परिवर्तित करने में जो अंग सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। क्या कहेंगे? पाचन तंत्र। तो परिभाषा की तरफ से देख लेंगे, भोजन के जटिल अणुओं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सरल अणुओं, सिंपल मॉलिक्यूल्स में परिवर्तित करने की प्रक्रिया भोजन का क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। क्या कहलाएगा? भोजन का पाचन। तथा इस प्रक्रिया को संपन्न करने वाले अंगों का समूह पाचन तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? पाचन तंत्र। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे समझेंगे कि इसके कौन कौन से भाग होते हैं पाचन तंत्र के। अब यहां पे समझेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे एकदम ध्यान समझेंगे कि पाचन तंत्र में
दो भाग होते हैं, एक होता है आहार नाल, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एलिमेंटरी कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, और एक का नाम है पाचन ग्रंथियां, पाचन ग्रंथियां। इसको हम लोग बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, पाचन तंत्र को देखेंगे तो पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, एक आहार नाल होते हैं और क्या होती हैं, पाचन ग्रंथियां होती हैं। आहार नाल में केवल भोजन जाता है, वो मार्ग का काम करता है। नाम में है आहार नाल, यानी वह नली की जैसी संरचना जिसमें भोजन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, तो उसको हम लोग आहार नाल कहते हैं। और दूसरा क्या है, पाचन ग्रंथियां। यह पाचन ग्रंथियां क्या करती है, अपने अंदर से कुछ एंजाइम को स्रावित करती है, जिससे भोजन क्या होते हैं, जटिल अवस्था से किसमें बदल जाते हैं, सरल पदार्थों में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। जब तक पाचन ग्रंथियों से एंजाइम्स नहीं निकलेंगे, रस नहीं निकलेंगे, तब तक भोजन का पाचन नहीं हो पाता है। कभी कभार हम लोग क्या होता है, तबीयत खराब हो जाता है, तो उस कंडीशन में भोजन का पाचन सही से नहीं हो पाता है, जिसके कारण पेट में दर्द, ये सभी कठिनाइयां क्या होती है, उल्टी होना, ये सभी कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं। तो यह क्या होता है, पाचन ग्लैंड से, सॉरी, पाचन ग्रंथियों से कुछ पाचक एंजाइम निकलते हैं, जो क्या करते हैं, भोजन को पचाने में मदद करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ समझेंगे कि पाचन से संबंधित क्या होता है। तो मैंने शुरू में बताया था, एक दो वीडियो देखेंगे, इसमें 2-3 वीडियो डाला गया है, उसमें देखेंगे। यदि पूछा जाए कि उसमें पोषण के बारे में मैंने बताया है, तो पोषण के बारे में बताया है, मैंने बताया था कि पोषण किसे कहते हैं। तो मैंने बताया था कि पोषक तत्वों के लेने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पोषक तत्वों के लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। तो कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं उसमें बताया गया है, डिटेल वीडियो है, उसको थोड़ा जाके आप लोग देखिए इस चैनल पे। उसको देखने के बाद से थोड़ा सा इसको देखिएगा, तब अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन कोई बात नहीं है, यहाँ पे भी समझ में आएगा। ठीक, लिखा है मनुष्य के शरीर में विभिन्न कार्यों के लिए निम्नलिखित पोषक पदार्थ, अभी मैंने बताया पोषक तत्व या पोषक पदार्थ की आवश्यकता होती है। जो कौन कौन से है, कार्बोहाइड्रेट, देखिए कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद से क्या है, वसा, उसके बाद से क्या है, प्रोटीन, उसके बाद से क्या है, विटामिन, खनिज लवण, और क्या, जल। इन सभी को एक लाइन में हम लोग क्या कहते हैं, पोषक पदार्थ। क्या कहते हैं, पोषक पदार्थ। आप जानते हैं कि भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और क्या होते हैं, ये वातावरण से, इनका मतलब हम लोग क्या, जल अलग से ले लेते हैं। लेकिन क्या है, भोजन के अंदर ये सभी क्या होती है, खनिज लवण, विटामिन, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट, यह भोजन में मिलता है। तो क्या होता है, भोजन में जटिल अवस्था में रहती है। जब पाचन तंत्र क्या करती है, पाचन अंग क्या करती है, उसको पचा देती है, सरल पदार्थों में बदल देती है। तो इनमें से कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, ये क्या होती हैं, छोटी आंत में बिलाई होती है, वो बिलाई क्या करती है, अवशोषित करके हमारे ब्लड के पास भेज देती है, और ब्लड से होते हुए ग्लूकोज के माध्यम से, ग्लूकोज होकर वो कहाँ चला जाता है, सीधे माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है, वहां पे जाकर ऊर्जा बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे समझेंगे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और जल, इन सबको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, पोषक पदार्थ कहते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में चेंज हो जाता है, प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाती है, वसा वसी अम्ल में क्या होती है, बदल जाती है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, प्रोटीन अमीनो अम्ल में और वसा वसी अम्ल में क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, थोड़ा आगे समझेंगे। ठीक है, कोई भी जीव हो गया, पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं वो पोषण करते हैं। तो पोषण के 5 स्टेज होते हैं, 5 चरण होते हैं। कौन कौन से चरण होते हैं, तो आप समझेंगे। भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया 5 चरणों में क्या होती है, पूर्ण होती है। पहला है अंतःग्रहण, दूसरा है पाचन, तीसरा अवशोषण, अगला है स्वांगीकरण और पांचवा क्या है, मल परित्याग। सब कोई, जैसे क्या होता है, हम लोग भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद से मुंह में लार ग्रंथियां होती है, लार निकलता है, लार निकलने के बाद से क्या होती है, भोजन में मिक्स हो जाती है। उसके बाद से वो हमारे पेट में जाता है, अमाशय में जाता है, वहां पर उसका पाचन होगा, छोटी आंत में जाएगा, बड़ी आंत में जाएगा। उसके बाद से क्या होगा, बड़ी आंत से शरीर से कहाँ चला जाएगा, बाहर। तो 5 स्टेप होता है। देखिए कौन कौन सा स्टेप होता है। पहला अंतर्ग्रहण, क्या नाम है इसका, अंतर्ग्रहण।
भोजन को मुख में लेना क्या कहलाता है? अंतर्ग्रहण कहलाता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, भोजन को मुख में लेते हैं तो लेंगे तो उसको अंतर्ग्रहण कहते हैं। क्या कहेंगे? अंतर्ग्रहण। अगला है पाचन। भोजन के छोटे छोटे कणों में तोड़कर पाचन करना या जटिल पदार्थों को किसमें बदलना? जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित करना। सरल पदार्थों में परिवर्तित करना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। क्या कहलाएगा? पाचन। अगला है अवशोषण। क्या होता है? अवशोषण। आप जानते हैं कि जब भोजन का पाचन हो जाता है तो भोजन जाती है छोटी आंत में। छोटी आंत में बिलाई होती है और बिलाई क्या करती है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, इनको क्या करती है? अवशोषित कर लेती है। क्या करती है? अवशोषित कर लेती है। तो यही लिखा है अवशोषण। पचे हुए भोजन का रक्त में पहुंचना ऊर्जा के लिए या ऊर्जा के रूप में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं। क्या कहेंगे? अवशोषण। अगला है स्वांगीकरण। ऊर्जा का उपयोग करना कार्य करने में ही क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? स्वांगीकरण। यानी जब तक हम कार्य करते रहते हैं तो धीरे धीरे ऊर्जा क्या होती है? वो खत्म होती रहती है। पुनः भोजन करते हैं, पुनः ऊर्जा मिलती है, पुनः हम काम करते रहते हैं। तो इसलिए क्या है, तो ऊर्जा का उपयोग करना कार्य करने में, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? स्वांगीकरण। अगला है मल परित्याग। यानी हमारे शरीर में जब भोजन का पाचन हो जाता है तो हमारे शरीर में बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। वह अपशिष्ट पदार्थ को हम शरीर से क्या कर देते हैं? बाहर निकाल देते हैं। तो उसी को कहते हैं क्या? मल परित्याग। यानी मल जो होते हैं, मल, उनको हम लोग क्या करते हैं? शरीर से क्या कर देते हैं? गुदा द्वार द्वारा बाहर निकाल देते हैं। ठीक है। तो 5 अवस्थाएं भोजन की, पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया में 5 चरण होते हैं। पहला अंतर्ग्रहण, भोजन को मुख में लेने की प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण। पाचन किसे कहेंगे? सरल पदार्थों से जटिल पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पाचन। और अवशोषण क्या कहेंगे? पोषक तत्वों छोटी आंत द्वारा क्या होती है? बिलाई द्वारा क्या होती है? अवशोषित यानी खींच ली जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अवशोषण करते हैं। ऊर्जा का उपयोग करना स्वांगीकरण कहलाता है। और अपचे भोजन को त्यागना गुदा द्वार से, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मल परित्याग कहते हैं। क्या कहेंगे? मल परित्याग। ठीक है। थोड़ा आगे समझते हैं इसके बारे में। और अगला है, यहां पे समझेंगे अगला कौन सा कंडीशन है। अभी मैंने शुरू में बताया है कि पाचन तंत्र के कितने भाग होते हैं बाबू? 2 भाग। एक का नाम है आहार नाल और दूसरा का नाम है पाचन ग्रंथियां, सहायक पाचन ग्रंथियां। इसको इंग्लिश में एलिमेंट्री कैनाल और इसको डाइजेस्टिव ग्लैंड कहते हैं, एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड कहते हैं। अब देखिए, इसके अंदर भोजन नहीं जाता है। भोजन का कोई भी कण इस ग्रंथि के अंदर नहीं जाता है। भोजन जो होता है कहाँ जाता है? इसमें जाता है, आहार नाल में जाता है। तो ये ध्यान में रखे के आप लोग पेपर में लिखिएगा कि आहार नाल के अंदर भोजन जाती है, क्योंकि नाम है आहार नाल। और इसके अंदर भोजन नहीं जाती है, केवल क्या करती है? कुछ एंजाइम रस को क्या करती है? स्रावित करती है, जो भोजन को पचाने में क्या करती है? मदद करती है। तो यहाँ पे समझेंगे एकदम आसानी से कि आहार नाल यह 9 मीटर लंबी, कितनी मीटर? 9 मीटर लंबी नलिकाकार संरचना होती है। नलिकाकार संरचना होती है, जो मुख से शुरू होकर, किससे शुरू होकर? मुख से शुरू होकर और कहां तक फैली होती है? गुदा द्वार तक क्या होती है? फैली होती है। गुदा द्वार तक क्या होती है? फैली होती है। इसका 2 ही ओपनिंग है, एक तो माउथ और दूसरा गुदा द्वार। ये 2 ही जगह खुलता है, एक माउथ हो गया, गुदा द्वार हो गया। नहीं तो यहां से लेकर गुदा द्वार तक ये बंद पाइप के जैसी संरचना होती है। कैसी होती है? बंद पाइप के जैसी, जिसको हम लोग एक लाइन में कहते हैं आहार नाल। मुख से शुरू होकर कहां तक जाती है? गुदा द्वार तक, उसी को कहते हैं आहार नाल। और ये कितने मीटर की होती है? 9 मीटर की होती है। कितने मीटर होती है? 9 मीटर। आगे समझेंगे कि आहार नाल में कौन कौन से अंग होते हैं। तो सबसे पहले मुख होता है, मुख गुहा, माउथ और बक्कल कैविटी बोलते हैं। उसके बाद से ग्रास नली है, फूड पाइप बोलते हैं।
उसके बाद से अमाशय है, स्टोमक, छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत है, लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद से क्या है, गुदा द्वार है। क्या है, गुदा द्वार। अब पाचन ग्रंथियों में समझेंगे, लार ग्रंथियां, जठर ग्रंथियां, यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय और क्या होती है, आंत ग्रंथियां। यह भोजन को पचाने में क्या करती है, मदद करती है। थोड़ा इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे आराम से, ठीक है। अब आगे समझते हैं कि माउथ, मुख गुहा के बारे में पढ़ेंगे, ग्रास नली के बारे में पढ़ेंगे, अमाशय के बारे में पढ़ेंगे, छोटी आंत के बारे में पढ़ेंगे, बड़ी आंत के बारे में पढ़ेंगे, गुदा द्वार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और इनके पाचन ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। आगे समझते हैं। ठीक है, ये पिक्चर के द्वारा थोड़ा सा समझेंगे इसको, ठीक है। पिक्चर के द्वारा, यहां से माउथ नहीं इसमें है क्या, चलो कोई बात नहीं, माउथ नहीं है तो ठीक है। यहाँ पे क्या होती है, हमारा माउथ होता है, मुख, ठीक है। मुख के बाद से क्या होती है, मुख गुहा पीछे होती है, जो तालुओं के बीच में होती है। मुख गुहा, गुफा की जैसी संरचना है, मुख गुहा बोलते हैं उसको। उसके पीछे जाएंगे तो ग्रसनी होती है। क्या होती है, ग्रसनी। उसके बाद से क्या होती है, ग्रास नाल होती है। क्या होती है, ग्रास नली होती है, इसको ग्रास नली कहते हैं। उसके बाद से क्या होता है, एक थैलीनुमा संरचना होती है, अमाशय कहते हैं। अमाशय होता है, देखो यहाँ पे अमाशय है, यह अमाशय हो गया, यहाँ से यहाँ तक ग्रास नली हो गया। उसके बाद से क्या होता है, ये बीच में देखिए तो ये छोटी आंत हो गया। उसके बाद से क्या होता है, यह साइड साइड में जो है, यह हमारी क्या है, ये बड़ी आंत हो गया। यहाँ पे मलाशय होता है। उसके बाद से क्या होती है, गुदा द्वार होती है। क्या होती है, गुदा द्वार। तो यहाँ पे समझेंगे माउथ, उसके बाद से पीछे यहाँ पे, यहाँ वाला भाग को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रसनी। उसके बाद नीचे वाला जो भाग होता है उसे ग्रास नली। उसके बाद से अमाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत और क्या होती है, गुदा द्वार, ठीक है। तो पिक्चर के माध्यम से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आगे देखेंगे, अब ग्रंथि के बारे में समझेंगे, ठीक है। वह तो आहार नाल के बारे में था। अब हम ग्रंथि के बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन सी ग्रंथि होती है। तो लार ग्रंथि माउथ में पाया जाता है। संख्या इसकी कितनी होती है, 6 होती है। 6 संख्या होती है, 3 जोड़ी होती है। कितनी जोड़ी होती है, 3 जोड़ी। तो ये क्या होते हैं, माउथ के अंदर लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। ग्रास नाल में कोई ग्रंथियां नहीं होती हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे गुलाबी कलर के यह संरचना दिखाई दे रही है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लीवर कहते हैं, यकृत कहते हैं। क्या कहेंगे, यकृत। इसके नीचे हरे हरे कलर का एक थैलीनुमा संरचना होती है, जिसे कहते हैं पित्ताशय। उसके बाद से क्या होता है, यहाँ पे एक पत्ती नुमा संरचना होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अग्नाशय। क्या कहेंगे, अग्नाशय। अब आंत वाले में जो होता है छोटी आंत, उसके अंदर क्या होती है, आंत्र ग्रंथियां होती है। क्या होती है, आंत्र ग्रंथियां, ठीक है। तो पिक्चर के माध्यम से आप लोग को समझ में आया होगा। आगे समझेंगे इसके बारे में। अब यहाँ पे समझेंगे, अब हमको किसके बारे में पढ़ना है, मुख या मुख गुहा के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि मुख किसे कहते हैं, मुख किसे कहते हैं। आप लोग जानते हैं मुख किसे कहते हैं। तो मुख किसे कहते हैं, 2 ओठों से घिरी हुई संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, मुख कहते हैं। 2 ओठों से घिरी हुई संरचना को क्या कहते हैं, मुख, या इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, माउथ कहते हैं। क्या कहेंगे, माउथ। इसके पीछे एक गुफा जैसी संरचना होती है, गुहा जैसी संरचना होती है, जो 2 तालुओं के बीच का जो भाग होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मुख गुहा कहते हैं। क्या कहेंगे, मुख गुहा। उस मुख गुहा में दांत होता है, एक जीभ होती है, और क्या पाई जाती है, लार ग्रंथियां होती हैं। इसकी दांत आप समझते हैं कि एक वयस्क आदमी में 32 होती है, ठीक है। जीभ जो होता है 1 होता है। उसके बाद से लार ग्रंथियां जो होती हैं, वो कितनी जोड़ी होती है, 3 जोड़ी होती है। 3 जोड़ी। संख्या में कितनी होती है, संख्या में 6 होता है। क्या होता है, 6। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है कहाँ कहाँ कौन है। तो यहाँ पे देखिए सफेद सफेद कलर का दिखाई दे रहा होगा, ये दांत है। उसके बाद बीच में क्या होता है, पेशी का बना हुआ एक क्या होता है, टंग होता है, जीभ कहते हैं इसको। उसके बाद से क्या होता है, इनमें लार ग्रंथियां होती हैं, ठीक है। तो आप लोग ये समझते हैं कि दांत, जीभ और लार ग्रंथियां, ठीक है। तो आगे समझेंगे।
चलिए अब पढ़ते हैं इसके बारे में। मैंने बताया कि माउथ के अंदर क्या होती है, लार ग्रंथियां होती हैं। आप जानते हैं कि लार ग्रंथियां अपने अंदर से क्या निकालती हैं, लार निकालती हैं, लार। और लार में टाइलिन नामक एंजाइम होती है। क्या होती है, टाइलिन नामक एंजाइम। यानी भोजन का जो पाचन होता है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है, शुरुआत माउथ से ही होती है। पहले क्या होगा, जैसे भोजन हम डालते हैं मुंह में तो क्या करता है, दांत क्या करेगा, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में बांटेगा। लार क्या करेगी, जो जीभ होता है वो जीभ क्या करता है, वह पूरे भोजन को, वो भोजन को क्या होता है, भोजन को क्या करेगा, उसमें लार मिक्स करेगा, जीभ मिक्स करता है। उसके बाद से क्या होगा, तब जाके हम लोग क्या करते हैं, उसको ग्रसनी में, यानी यहाँ पे जो भाग होती है ग्रसनी बोला जाता है, उसकी तरफ ढकेल देते हैं और धीरे धीरे वो ग्रसनी पेट में चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझेंगे कि मुख के अंदर 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। कितनी जोड़ी, 3 जोड़ी। और संख्या में कितनी होती है, 6 होती हैं। संख्या में कितना, 6। बात करते हैं कौन कौन सी ग्रंथियां होती हैं। एक होता है पैरोटिड ग्लैंड्स, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स, सब लिंगुअल ग्लैंड्स। यहाँ पे फिगर में देखेंगे, जीभ के नीचे जो होता है, जीभ के नीचे जो होता है उसको बोलते हैं सब लिंगुअल ग्लैंड्स। इसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। जीभ के नीचे संख्या में 2 क्या होती है, सब लिंगुअल ग्लैंड्स होती हैं। उसके बाद से क्या होता है, उसके जबड़े के नीचे, कहाँ पे, यहाँ पे, एक तो जीभ के नीचे हो गया, एक जबड़े के नीचे जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स। क्या बोलेंगे, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स। अब क्या होता है, जो कान के पास होती है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे जो होती है वह क्या होती है, पैरोटिड ग्लैंड्स होती हैं। क्या होती, ठीक है। तो मैंने बताया कि 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं, संख्या में 6, कान के पीछे 2, जबड़े के नीचे 2, जीभ के नीचे 2, तो कितनी हो गई, संख्या में 6 और जोड़ी में 3 जोड़ी। तो क्या है, पैरोटिड ग्रंथि, सब मैंडिबुलर ग्रंथि, सबलिंगुअल ग्रंथि। अब समझेंगे, जो पैरोटिड ग्लैंड होता है सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। इसको नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन होती है, पैरोटिड होती है। सबसे छोटी लार ग्रंथि कौन होती है, सबलिंगुअल ग्लैंड्स होता है। यह याद करिएगा, ये जो पॉइंट मैंने देखा हरे हरे कलर में आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इंट्रेंस एग्जामिनेशन में ये पूछता है। कहाँ पूछता है, इंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछता है। ठीक है, अब समझेंगे, रासायनिक पाचन लार के द्वारा किया जाता है। यानी कोई भी पाचन होता है लार के द्वारा किया जाता है। हमारे मुंह में 1 से 1.5 लीटर लार प्रतिदिन क्या होती है, निकलती है। प्रतिदिन क्या होती है, 1 से 1.5 लीटर लार क्या होती है, प्रतिदिन निकलती है। इसको भी क्या करेंगे आप लोग, बढ़िया से नोट कर लीजिए। ठीक है, तो मुख के अंदर कितनी जोड़ी, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। सबसे बड़ी पैरोटिड ग्लैंड, सबसे छोटी सबलिंगुअल ग्लैंड। एक दिन में मनुष्य जो होता है उनमें लार कितना बनता है, 1 से 1.5 लीटर। ठीक है, तो इसलिए खूब पानी पीजिए। लार जब जितना बनेगा उतना ही भोजन का क्या होगा, पाचन होगा। ठीक है, कुछ लड़कियां क्या करती हैं, एक थाली चावल लेंगी, फटाफट 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 क्या कर लेंगी, खा लेंगी। ठीक है, जिसे भोजन में लार सही से मिल नहीं पाता है और पाचन की समस्या उनमें उत्पन्न हो जाती है, डॉक्टर के पास जाती हैं। ठीक है, और चाउमीन बर्गर ये सभी खाते हैं तो फटाफट खाते हैं। जब खड़बड़ खाएंगे तो वो शरीर के लिए क्या है, हानिकारक है बाबू, क्योंकि उससे पोषक तत्व तो उतना नहीं मिलता है। ठीक है, तो चाउमीन बर्गर पिज्जा पिज्जा जो भी है इसको खाना छोड़ दीजिए, प्रॉपर डाइट लीजिए, संतुलित आहार लीजिए और भोजन को चबा चबा कर क्या करना चाहिए, खाना चाहिए। क्यों, क्योंकि जब तक भोजन में लार मिलेगा नहीं तब तक भोजन का पाचन सही से होगा नहीं। ठीक है, तो आगे समझते हैं। अगला है, अगला मैंने अभी शुरू में बताया था कि लार के लार के अंदर क्या क्या पाई जाती है, लाइसोजाइम। ठीक है, और एक पाया जाता है टाइलिन। लाइसोजाइम और क्या पाया जाता है, टाइलिन। इन दोनों का कार्य समझेंगे पहले, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिखा है कि लाइसोजाइम लार में मौजूद एक जीवाणु रोधी एजेंट के रूप में कार्य करता है। लाइसोजाइम मुंह में बैक्टीरिया को मारता है।
मुंह में क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया। जब भोजन हम करते हैं तो बहुत सारे छोटे 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 बैक्टीरिया माउथ भोजन के साथ साथ माउथ में चले जाते हैं। तो लाइसोजाइम जो होता है, लार के अंदर एक एंजाइम होती है जिसका नाम है लाइसोजाइम। वह क्या करता है? जितने भी जीवाणु विषाणु होते हैं उनको क्या कर देता है? मार देता है, सीधे गर्दन उड़ा देता है। ठीक है, तो आगे समझेंगे। मार देता है। लार ग्रंथि से एंजाइम निकलते हैं जो कि पाचन में मदद करते हैं। लार ग्रंथियों के मुख्य रूप से दो प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। पहला लाइसोजाइम। क्या निकलते हैं? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम के बारे में थोड़ा समझेंगे। लाइसोजाइम लार में मौजूद जीवाणु रोधी एजेंट के रूप में कार्य करता है। लाइसोजाइम मुंह में बैक्टीरिया को क्या कर देता है? मार देता है। और टाइलिन क्या करती है? टाइलिन एंजाइम कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का पाचन कौन करता है? टाइलिन करता है। टाइलिन एंजाइम भोजन में मौजूद स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। किस में बदलेगा? स्टार्च को माल्टोज में क्या करता है? बदलने का कार्य करता है। यानी लाइसोजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु विषाणु को मार देगा। टाइलिन स्टार्च को या कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में क्या कर देता है? परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो माउथ से ही भोजन पचना शुरू हो जाता है। देखिए किस तरह स्टार्च किस में बदल गया? माल्टोज में बदल गया। ठीक है, और जो भी भोजन में जीवाणु विषाणु थे उसको कौन मार दिया? लाइसोजाइम। तो लार ग्रंथि के अंदर लार में कितनी एंजाइम होती हैं? दो तरह का, एक लाइसोजाइम, एक क्या होती है? टाइलिन होती है। ठीक है, समझ में आया? आगे समझेंगे। सॉरी, अब देखेंगे लार ग्रंथि के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। कभी कभार क्या होती है कि लार ग्रंथि जो होती हैं, लार ग्रंथि पैरोटिड ग्लैंड में सूजन आ जाती है, यहाँ पे फूल जाता है। तो आप देखते होंगे कि डॉक्टर एक स्टिकर टाइप दे देता है, यहाँ पे लड़कियां सब छाप लेती हैं। ठीक है, छाप के घूमती रहती हैं। वो क्या करता है? उसको धीरे 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 हीट दे के उसको क्या करता है? उसको दबाने का कार्य, सूजन को कम करने का कार्य करता है। तो क्या होगा? यदि प्रोस्टेट ग्लैंड में विषाणु आ जाते हैं या विषाणु इसमें चले जाते हैं तो क्या हो जाती है? प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या होती है? सूजन आ जाता है, जिसके कारण जो होता है यहाँ पे क्या हो जाती है? फूल जाती है। गलसुआ, जिसको आप लोग सामान्य भाषा में कहते हैं, क्या कहेंगे? गलसुआ। तो क्या है? आ जाती है, तब गलसुआ नामक बीमारी हो जाती है। कौन सा? गलसुआ। यहाँ पे देखिए गलसुआ नाम की बीमारी। यानी पैरोटिड ग्लैंड में जब विषाणु आ जाते हैं तो विषाणु क्या करते हैं? इस ग्लैंड को सुझा देते हैं, सूज जाएगा, तो उसे सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? गलसुआ कहते हैं। अब समझेंगे कि मुख में पचा हुआ भोजन बोलस कहलाता है। मुख में पचा हुआ भोजन बोलस कहलाता है। जैसे मान लीजिए भोजन किए, मुंह में डाले, कभी कभार क्या आ जाती है? हिचकी आ जाती है या सरक जाता है, जिसके कारण भोजन जो निकलता है तो वही भोजन को हम लोग बोलस कहते हैं। जिसमें लार मिक्स हो उस भोजन को हम लोग क्या कहेंगे बाबू? बोलस कहेंगे। क्या कहेंगे? बोलस। ठीक है, तो आप इसके बारे में समझें गलसुआ क्यों होता है। तो इसमें सूजन आ जाती है इसकी वजह से। किसकी वजह से? विषाणुओं की वजह से इस पैरोटिड ग्लैंड में सूजन आ जाती है, जिसे हम लोग सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? गलसुआ कहते हैं। ठीक है, थोड़ा आगे समझेंगे इसके बारे में। अब यहाँ पे है ग्रास नाल या ग्रास नली कहते हैं, असोफेगस इंग्लिश में कहते हैं। यह वाला जो भाग होती है यही क्या है? ग्रास नाल होती है। ये कितनी सेमी होती है? 25 सेमी लंबी होती है। 25 सेमी लंबी नलिकाकार संरचना होती है, जिसे ग्रास नाल कहते हैं। क्या कहेंगे? ग्रास नाल। इस ग्रास नाल के अंदर भोजन का पाचन नहीं होता है। भोजन का पाचन नहीं होता है। ग्रास नाल के अंदर भोजन का पाचन नहीं होता है। क्या होता है कि इसकी जो आंतरिक वाल होती है, दीवार होती है, उसमें म्यूकस होते हैं, चिपचिपा पदार्थ होती हैं। क्या होती है? चिपचिपा पदार्थ, म्यूकस बोला जाता है, जो क्या करती है? भोजन को सरकने में मदद करती है। कभी कभार आप लोग भोजन करते हैं, दिमाग इधर रहता है, मोबाइल में रहता है, फटाफट भोजन करते रहते हैं, तो क्या होता है? कभी कभार जब भोजन को हम लोग लार में बढ़िया से मिलाएंगे नहीं, तब तक लुगदी नहीं बनेगा। जब लुगदी नहीं बनेगा तो भोजन आसानी से पेट में नहीं जाता है। कभी कभी यहीं पर अटक जाता है, कहते हैं अटक गया, जल्दी जल्दी पानी लाओ, पानी लाओ, पानी लाओ। जब पानी पीते हैं तो क्या हो जाता है? लुगदी बन जाता है, तुरंत कहाँ चला जाता है? पेट में चला जाता है। ठीक है, इसका ध्यान इसका रखिएगा कि क्या है? भोजन का पाचन
किसमें नहीं होता है? ग्रास नाल में नहीं होती है। ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होती है। ठीक है, तो आगे समझेंगे। यह पूर्णतः मांसपेशियों से बनी संरचना होती है। यह लगभग 25 सेमी लंबी नलिकाकार नली जैसी संरचना होती है, जो अमाशय में क्या होती है? खुलती है। यह केवल भोजन को केवल अमाशय तक पहुंचाने के लिए रास्ता प्रदान करती है। इसमें पाचन की क्रिया नहीं होती है। अभी मैंने बताया यहाँ पे, इसमें पाचन की क्रिया नहीं होती है। इसमें क्रामकुंचन क्रिया के कारण भोजन नीचे सरकता है। ये क्या होगा? नली जो होगी इस तरह यानी लहर के जैसे क्या होगा? लहर के जैसे, इस तरह लहर के जैसे मूवमेंट करता रहेगा, जिससे भोजन सरकते 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 कहाँ जाएगा? हमारे पेट में चला जाता है, अमाशय में चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे चला गया। देखिए मान लीजिए यहाँ पे ये इस तरह ये क्या करेगा? क्रामकुंचन करेगा धीरे धीरे, तो भोजन कहाँ आ जाएगी? सीधे ये हमारे अमाशय में आ जाएगी। कहाँ पे आ जाएगा? अमाशय में आ जाएगी। ठीक है, अमाशय में आ जाएगी। ठीक, आगे समझते हैं। ठीक है, अमाशय के बारे में समझते हैं। तो अमाशय क्या होती है? एक थैलीनुमा संरचना होती है। थैलीनुमा संरचना होती है। थैलीनुमा संरचना होती है, जो किसकी बनी होती है? मांसपेशियों की बनी होती है। मांसपेशियों की बनी होती है, थैलीनुमा संरचना होती है, जिसे हम लोग अमाशय कहते हैं। क्या कहेंगे? अमाशय। सामान्य भाषा में इसी को पेट कहते हैं। क्या कहेंगे? पेट। ठीक है, तो पेट के अंदर जो भोजन होता है 4 घंटे तक रहता है। उस पेट के अंदर जठर ग्रंथियां होती हैं, और वो जठर ग्रंथियां क्या करती हैं? कुछ एंजाइम का श्रावण करती हैं, जिससे भोजन का पाचन होता है। और उसमें HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो भोजन को क्या करता है? छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने में मदद, या भोजन को पचाने में क्या करता है? मदद करता है। तो आगे समझेंगे कि यह अमाशय जो होता है, अमाशय में क्या क्या होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं। तो यहाँ से यहाँ वाला जो भाग होता है उसको कार्डियक भाग कहते हैं। ये बीच वाला जो भाग होता है इसे फंडिक कहते हैं, और जो पीछे वाला भाग होता है उसको पाइलोरिक रीजन कहते हैं। तो अमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक भाग। और इसके अंदर इस तरह की संरचना होती है, उसको रिग्यू कहते हैं। क्या कहेंगे? रिग्यू। यह क्या होती है? जब भोजन इसके अंदर नहीं रहता है तो यही क्या होता है? पेट में गड़ने लगता, यानी मतलब गड़ने लगता है। और जब गड़ेगा तो हमको महसूस होता है कि क्या, कि हमको भूख लग गया है, तुरंत जाते हैं, एक थाली लेते हैं, मार लेते हैं, मतलब खा लेते हैं। ठीक है, जब खाते हैं तो रेग्यू क्या होगा? पूरा भर जाता है, जिसके कारण क्या होता है? रेग्यू गड़ना बंद हो जाती है, जिससे हमको महसूस होता है कि हम पेट भर क्या किए? भोजन किए। ठीक है, तो रेग्यू का काम क्या होता है? क्या काम होता है? भोजन को क्या करना है? इधर उधर यानी हिलाते डुलाते रहना। ठीक है, तो आगे समझेंगे कि मुख गुहा के बाद ग्रास नली से होते हुए भोजन सीधा अमाशय में पहुंचता है। अमाशय आहार नली की सबसे चौड़ी भाग होता है, जो एक थैलीनुमा होता है। अमाशय में भोजन 4 घंटे तक रहता है। अमाशय के 3 भागों में विभाजित किया गया है। ऊपर वाले भाग को जो हृदय के नजदीक होता है उसे कार्डियक पार्ट, बीच वाले को फंडिक पार्ट, और नीचे वालों को क्या कहते हैं? पाइलोरिक पार्ट कहते हैं। मैंने यहाँ बता दिया, कार्डियक, फंडिक और कौन सा? पाइलोरिक। और इसके अंदर क्या होते हैं? रेग्यू होती है। क्या होती है? रेग्यू। ठीक, तो ये हम अमाशय के बारे में पढ़ेंगे। अब आगे समझेंगे। ठीक है, अब हम कार्डियक के बारे में पढ़ेंगे। कार्डियक पार्ट के क्या क्या कंडीशन होता है। तो कार्डियक में ऑक्सीटिक कोशिकाएं होती हैं, जो क्या करती हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का श्रावण करती हैं, जो क्या होता है? भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है, और भोजन को क्या बना देगा? अम्लीय बनाने का कार्य करता है, तथा एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। क्या करता है? एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। इसको हमेशा याद कर रखेंगे कि कार्डियक में ऑक्सीटिक कोशिकाएं होती हैं। क्या होती है? ऑक्सीटिक कोशिकाएं होती हैं, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या कर देती हैं? श्रावण करती हैं। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं नहीं आपको पढ़ाया गया होगा कि किस कोशिकाओं के द्वारा यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। ठीक है, तो इस कोशिका के द्वारा निकलता है और जीवाणुओं को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। एक क्वेश्चन आप लोगों को आता होगा दिमाग में कि क्या है, वो पेट को क्यों नहीं नुकसान पहुंचा देता है? क्योंकि वो एक एसिड है, अम्ल है। अम्ल क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। तो क्यों नहीं नुकसान पहुंचाता? तो यहाँ पे समझेंगे। जिसकी वाल होती है,
इसकी वाल होती है, इसमें क्या होते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं। क्या होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन, जो क्या करती है, म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है वही क्या करती है, इसके दीवार को सुरक्षा रखने का कार्य करती है। इसलिए एसियल जो होता है केवल भोजन में उपस्थित जीवाणु विषाणु को क्या कर देता है, मार देता है, और भोजन को क्या बना देता है, अम्लीय बना देता है। लेकिन आहार जो अमाशय होती हैं उसके वाल को यह प्रभाव नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, आगे समझेंगे। अगला देखिए फंडिक पार्ट। ठीक है, ये वाला भाग को हम लोग क्या कहते हैं, फंडित भाग कहते हैं, फंडिक भाग कहते हैं। तो फंडिक यह भोजन का अधिक समय तक अमाशय में रोककर रखता है। इसमें क्या होते हैं, रेग्यू होती हैं जिसकी संरचना कांटेनुमा होती है। भूख लगने पर रेग्यू चुभता है। मैंने अभी बताया है कि जब भूख लगता है तो रेग्यू क्या होती है, चुभता है, जिससे हमको भूख का एहसास होता है। ठीक है, यह पेट की सतह का क्षेत्रफल बढ़ाता है। भोजन को समायोजित करने के लिए पेट को फैला देना और भोजन पचाने के लिए उसमें क्या करना, रोकना। ठीक है, इतना छोटा सा पेट है और इतना चावल आट नहीं, इसके अंदर चला जाता है। कैसे चला जाता है, क्योंकि क्या होती है, यह फैलने और सिकुड़ने वाली क्या होती है, पेशियां होती हैं इसमें। तो क्या होता है, पेट की क्षेत्रफल कौन बढ़ाता है, तो फंडिक भाग बनाता है। कौन बनाएगा, फंडिक भाग। और क्या होगा, भोजन को रोक के रखता है पचाने के लिए। जब तक भोजन पचेगा नहीं तब तक कोई कंडीशन इसमें होगा नहीं, ऊर्जा बनेगी नहीं। ठीक है, तो यह रेग्यू जो होती है, जो कांटेनुमा संरचना होती है, जो भूख लगने पर चुभती है, यानी कहने में जब चुभने लगेगी तो हमको महसूस होता है भूख लग गया है। ठीक है, तो यह फंडिक जो भाग होते हैं उसका क्षेत्रफल यह बढ़ा देता है, जिसमें भोजन बहुत पेट भर, मतलब पूरा थैलेनुमा संरचना जो अमाशय उसको हम लोग क्या कर देते हैं, भोजन से भर देते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा खाली स्थान रखना चाहिए। ठीक है, खाली स्थान रहेगा, क्योंकि क्या होती है, इसकी पेशियां जो होती है इस तरह मूवमेंट करती रहती है, या जो होती है इस तरह क्या होती है, इस तरह मूवमेंट करते रहती है। और जब भर जाएगा ये पूरा तो मूवमेंट नहीं कर पाएगा, जिससे भोजन का पाचन नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा सा खाइएगा, इतना ही खाइएगा। ठीक है, आगे समझेंगे। अगला हेडिंग है पाइलोरिक भाग। क्या होती है, पाइलोरिक भाग। इसमें जठर ग्रंथियां होती हैं। पाइलोरिक भाग में क्या होती हैं, जठर ग्रंथियां होती हैं, जो जठर रस का क्या करती हैं, श्रावण करती हैं। इसमें दो तरह के एंजाइम पाए जाते हैं, एक पेप्सिन, एक होता है रेनिन। क्या होता है, पेप्सिन और रेनिन। क्या होता है, पाइलोरिक भाग में जठर ग्रंथियां होती हैं जिससे जठर रस निकलता है। जठर रस में दो एंजाइम होते हैं, एक पेप्सिन, एक क्या होता है, रेनिन। यहाँ पे पाइलोरिक भाग में पेप्सिन और दूसरा क्या होती है, रेनिन होती है। क्या होती है, रेनिन। ठीक है, इसका काम समझेंगे कौन कौन से काम करता है, किसको किसको पचाने का काम करता है। देखिए यहाँ पे, ठीक, जो पेप्सिन होता है यह सामान्यतः प्रोटीन का पाचन करता है। किसका, प्रोटीन का। और प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देता है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। कौन करता है, पेप्सिन। नाम है पेप्सिन, प्रोटीन को किसमें, पेप्टोन्स में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे, पेप्सिन एंजाइम किसमें कन्वर्ट करेगा, प्रोटीन में। प्रोटीन को किसमें करेगा, पेप्टोन्स में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। तो ये एंजाइम जो होती है प्रोटीन को किसमें, पेप्टोन्स में परिवर्तित कर देती है। अगला है रेनिन। क्या होता है, रेनिन। क्योंकि दूध के अंदर कौन सी, कैसिन प्रोटीन उपस्थित होती है, जिसको कैल्शियम पैराकेसिनेट के रूप में क्या कर देती है, कन्वर्ट कर देती है। रेनिन कैसिन को किसमें, कैल्शियम पैराकेसिनेट के रूप में क्या कर देती है, बदल देती है। यहां आप समझेंगे कि दूध के अंदर कैसिन प्रोटीन पाई जाती है और दही के अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, कैल्शियम पैराकेसिनेट नाम का क्या होता है, प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, तो रेनिन का क्या काम, कैसिन को किस में बदल देना, कैल्शियम पैराकेसिनेट में क्या कर देती है, बदल देती है। ठीक, तो पेप्सिन का काम प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलना। रेनिन का काम कैसिन को कैल्शियम पैराकेसिनेट में क्या कर देता है, बदल देता है। तो आप समझेंगे, यह दूध को पचाने में सहायक होता है। यह एक विशेष प्रकार का एंजाइम होता है जो बच्चों में ज्यादा मात्रा में क्या होती है, स्रावित होती हैं।
यह दूध में क्या होती है, कैसीन प्रोटीन को कैल्शियम पैरा कैसिनेट के रूप में क्या कर देती है, बदल देती है। इसको ध्यान से याद कर करके, दूध में कैसिन प्रोटीन जिसकी वजह से वो सफेद होता है दूध, ठीक है। और दही में क्या होती है, कैल्शियम पैरा कैसिनेट होता है। आगे समझेंगे। अब देखिए छोटी आंत के बारे में। यह वाला जो भाग होता है इसको छोटी आंत कहते हैं, छोटी आंत, ठीक है। इसमें 3 भाग होते हैं। ऊपर वाला जो भाग होता है ड्यूडेनम कहते हैं। बीच वाला यहाँ पे देखिए जो गुलाबी कलर का दिखाई दे रहा है, इसको जेजनम कहते हैं, इसको इलियम कहते हैं। यानी छोटी आंत के 3 भाग, ड्यूडेनम, जेजनम, इलियम, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। तो छोटी आंत जो होती है यह 6 से 7 मीटर लंबी कुंडलित नलिकाकार संरचना होती है, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यह वाला जो भाग होता है इसी को छोटी आंत कहते हैं, ठीक। कितने मीटर, लगभग फुट में देखेंगे तो 20 से 23 फुट लंबी होती है। 20 से 23 फुट क्या होती है, लंबी होती है। मीटर में देखेंगे तो 6 से 7 मीटर लंबी होती है, ठीक है। क्या होता है कि इसके अंदर छोटी आंत में बिलाई होती है। बिलाई एक अंगुली के जैसी इसमें संरचना होती है जिसको बिलाई कहते हैं। यही बिलाई क्या करता है, जब भोजन का पाचन हो जाता है तो जैसे ही भोजन छोटी आंत में पहुंचता है तो उसमें क्या होता है, भोजन में से जितने भी पोषक तत्व होते हैं, कौन से पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, इन सबको क्या करती है बिलाई, अवशोषित कर लेती है। क्या करती है, अवशोषित कर लेती है। तो यहाँ पे समझेंगे कि आमाशय में पाचन क्रिया संपन्न होने के बाद भोजन छोटी आंत में पहुंचता है, जहां भोजन का पाचन तथा अवशोषण की प्रक्रिया होती है। संपूर्ण आहार नाल की लंबाई लगभग 9 मीटर 32 फीट होती है। कितनी, 9 मीटर। मैंने शुरू में बताया था कि आहार नाल कितना लंबा होता है, 9 मीटर और 32 फीट का होता है। पाचन संबंधी सबसे अधिक कार्य छोटी आंत में होती है। छोटी आंत में 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजनम और क्या होती है, इलियम। मैंने बताया ड्यूडेनम, जेजनम और इलियम। और छोटी आंत के अंदर क्या होती है, बिलाई, जो क्या करती है, पोषक तत्वों का अवशोषण करती है। पोषक तत्वों का अवशोषण करती है, अवशोषण करती है। क्या करेगी, पोषक तत्वों का अवशोषण करेगी, ठीक है। इसका शॉर्ट ले सकते हैं, आगे समझेंगे। ठीक, अब हम कुछ ग्रंथि के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे देखिए, यह वाला जो भाग दिखाई दे रहा है इसको लीवर कहते हैं, ठीक। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, यकृत। इसके नीचे हरे हरे कलर का दिखाई दे रहा होगा, ये हरे हरे कलर वाला जो होता है इसको पित्ताशय कहते हैं। क्या कहेंगे, पित्ताशय, ठीक है। इसको यकृत और इसको पित्ताशय कहते हैं, ठीक है। तो यकृत के बारे में समझेंगे। यह पेपर में पूछता है कि आपके शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो लीवर है। क्या होता है, लीवर। लीवर का बहुत सारा हमारे भोजन को पचाने में बहुत सारा योगदान होता है, उसको थोड़ा आगे समझेंगे क्या क्या होता है। तो क्या यकृत, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पीत रस का निर्माण करता है जिससे पित्ताशय में क्या होती है, संग्रहित किया जाता है। पित्ताशय के बारे में समझेंगे कि पित्ताशय नाशपाती के आकार के थैली होती है जिसमें यकृत से निकलने वाला पीत जमा होता है। पीत पीले हरे रंग के होते हैं तथा क्षारी द्रव होता है। कैसा होता है, पीत कैसा होगा, क्षारी होगा। यहाँ देखिए क्षारी होता है। इसका पीएच मान की बात करेंगे तो 7.7 होता है। कितना होता है, 7.7 होता है। यह भोजन के माध्यम को क्षारी बना देता है। क्या बना देता है, क्षारी। यदि 7 रहेगा तो उदासीन, और 7 से ऊपर रहेगा 7.7 है तो क्या होता है, क्षारी होता है। क्या होगा, क्षारी, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, पित्ताशय के अंदर पथरी बन जाती है। क्या होती है, पथरी, छोटी छोटी पथरी बन जाती है, ठीक है। जब पथरी बन जाती है तो क्या किया जाता है, ऑपरेशन के माध्यम से पित्ताशय को ही क्या किया जाता है, शरीर से बाहर
निकाल दी जाती है। तो यहाँ पे देखेंगे पित्ताशय में जब पथरी का निर्माण हो जाता है तो ठीक नहीं हो सकता है, इसलिए पूरे पित्ताशय को काट कर क्या कर जाती है, बाहर निकाल दी जाती है, जिससे वसा का जो पाचन होता है यही करता है, यानी पाचन करने में मदद करता है। तो क्या होगा, जब इसको निकाल दिया जाएगा तो वही जो भी होती है तेल वाला सामग्री जो होता है अधिक नहीं खाना चाहिए, ठीक है, जो बाद में क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। तो यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, उसके अंदर पीत रस बनते हैं। पीत रस कहाँ स्टोर होते हैं, पित्ताशय में। ये कैसा होता है पीत रस, तो पीले पीले हरे रंग की होती है, क्षारीय माध्यम होता है, और पीएच कितना होता है, पीएच मान जो होता है 7.7 होता है, ठीक है। इसके अंदर पथरी भी बनती है, क्या बनती है, पथरी। पथरी नहीं गलेगा तो उसको क्या किया जाता है, काट कर, कहने मतलब शरीर से बाहर ऑपरेशन के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको। ठीक, आगे समझेंगे। अगला हेडिंग है अग्नाशय। यहाँ पे देखिए पत्ती नुमा संरचना होती है जिसको मिश्रित ग्लैंड भी कहते हैं, और ये क्या है, इसको अग्नाशय कहते हैं, इंग्लिश में पैनक्रियाज कहते हैं, ठीक है। तो क्या है, इसमें अग्नाशयी रस निकलता है, यह क्षारीय द्रव होता है जिसका पीएच मान 7.8 से लेकर 8.3 तक होती है, इसको याद करके रखिएगा, 7.8 से 8.3 तक होती है। इसमें 3 प्रकार के मुख्य भोज्य पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन को पचाने के लिए एंजाइम होते हैं, इसलिए पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, यानी इसको, इसमें क्या होते हैं, पूर्ण पाचक रस होते हैं। अग्नाशय में 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, पहला लाइपेज, एमाइलेज, और कौन सा, ट्रिप्सिन। अग्नाशय के अंदर 3 प्रकार के क्या निकलते हैं, एंजाइम निकलते हैं, जो भोजन को पचाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। किसको किसको पता देते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम होते हैं, ठीक है। अब समझिए, पहला लाइपेज एंजाइम है, प्रोटीन व पेप्टॉन्स को किसमें, पॉलीपेप्टाइड्स में बदल देता है, कौन, लाइपेज, प्रोटीन व पेप्टॉन्स, ठीक है, इसको किसको किसमें बदल देता है, पॉलीपेप्टाइड्स में बदल देता है। एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को शर्करा में बदल देता है, किसमें बदल देगा, शर्करा में। अगला है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन वसा को ग्रिसलार और वसी अम्ल में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है, ठीक है। तो इसी तरह भोजन का पाचन ये एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन व पेप्टॉन्स को पॉलीपेप्टाइड्स में, एमाइलेज जो होता है स्टार्च को शर्करा में, और ट्रिप्सिन जो होती है वसा को किसमें, ग्रिसलार और वसी अम्ल में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है, ठीक है। इस तरह धीरे धीरे भोजन का क्या होता है, पाचन होता है। तो यह पैनक्रियाज जो होती हैं, इसके अंदर अग्नाशयी रस निकलता है, उस अग्नाशयी रस के अंदर लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम होता है। क्या होगा, एंजाइम जो भोजन को क्या करता है, पचाने में मदद करता है। आगे समझेंगे, थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, आगे समझेंगे। ठीक है, ठीक है। अब क्या है, ठीक है, हाँ, पीत में क्या होते हैं, 2 प्रकार के क्या होते हैं, पदार्थ पाए जाते हैं। यह कहीं नहीं आप लोग सुने होंगे, कहीं यूट्यूब पे नहीं दिखाया गया, पढ़ाया गया होगा, थोड़ा इसको समझेंगे, ठीक है। तो एक होता है पीत लवण, एक होता है पीत वर्णक। पीत के अंदर 2 पदार्थ होते हैं, 2 प्रकार के पदार्थ, एक पीत लवण, और एक होता है पीत वर्णक, ठीक है। अब देखिए इसका काम समझेंगे, यह सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में पाया जाता है, जो फैट को तोड़ने में क्या करता है, मदद, वसा को तोड़ने में क्या करता है, मदद करता है। कौन करेगा, पीत लवण सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में पाया जाता है, ठीक, और फैट को क्या करता है, ये तोड़ने का कार्य करता है। अगला है पीत वर्णक, बाइल पिगमेंट, ये 2 प्रकार की होती हैं, बिलिरुबिन, बिलिरुबिन, ठीक है, नाम देखिएगा, बिलिरुबिन, और एक क्या होता है, बिलिरुबिन, यानी बिलिरुबिन, एक होता है बिलिबेरबरडीन, ठीक है, बिलिवर्डीन नाम का क्या होता है, 2 तरह के इसमें वर्णक होते हैं।
यह जो होता है पीला होता है येलो कलर का, और ये कैसा होता है हरा होता है ग्रीन कलर का। ठीक है, जिसको समझेंगे इसका कार्य क्या होता है। बिलिरुबिन का निर्माण शरीर के ऊतकों और खून में होता है। आमतौर पर जब किसी कारणों से लाल रक्त कोशिकाएं टूट जाती हैं तो पीले रंग के बिलिरुबिन का निर्माण होता है। किसका? जब लाल रक्त कोशिकाएं टूट जाती हैं तब किसका निर्माण होता है? बिलिरुबिन का निर्माण होता है। बिलिरुबिन लीवर से फिल्टर होकर शरीर से बाहर निकलता है, लेकिन जब किसी कारणों से यह खून से लीवर में नहीं जाता है या लीवर द्वारा फिल्टर नहीं होता है तो शरीर में इसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पीलिया, ज्वाइंटिस कहते हैं। क्या कहेंगे? ज्वाइंटिस। तो ज्वाइंटिस किसके वजह से होती है? बिलिरुबिन की वजह से होती है। ठीक है, ये क्या होती है? यह जो होती है यह वर्णक होता है जो पीले रंग का होता है, और जब शरीर में यह इकट्ठा होने लगेगा, ठीक है, फिल्टर नहीं हो पाएगा तो ब्लड कैसा हो जाएगा? पीला पड़ जाता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पीलिया रोग कहते हैं। और सामान्य भाषा में इसको हम लोग क्या कहते हैं? सॉरी, सामान्य भाषा में पीलिया और इंग्लिश में क्या कहते हैं? ज्वाइंटिस कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी मैंने बताया था कि छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। समझें कौन कौन से भाग होते हैं? ड्यूडेनम, जेजनम और इलियम। यह अमाशय के बाद एक यू लाइक संरचना होती है जिसमें यकृत तथा अग्नाशय खुलते हैं, जिसके द्वारा द्रव्य स्रावित होता है। यह द्रव्य एंजाइम को सक्रिय करते हैं, जिससे भोजन का क्या होता है? पाचन होता है। उसके बाद जेजिनम है। ड्यूडेनम के आगे वाला भाग जेजिनम कहलाता है, जो भोजन को छोटी आंत के नीचे वाले हिस्से में पहुंचाने का कार्य करता है। जेजनम में पाचन संबंधी कोई भी रासायनिक कार्य नहीं होती है, यानी जेजनम में कोई रासायनिक कार्य नहीं होती है। अगला है इलियम। यह छोटी आंत का सबसे निचला वाला हिस्सा होता है, जो कई घुमाकार नलिकाओं के रूप में क्या होती है? पाई जाती है। और इसी के अंदर क्या होता है? क्या होती है? बिलाई होती है। क्या होती है? बिलाई, जो अब पोषक तत्व तो क्या करती है? अवशोषित करती है। ठीक है, आगे समझेंगे हम। ठीक, अब मैंने बताया था कि आंत्र रस होता है। क्या होता है? आंत्र रस होता है। ठीक है, मैंने बताया था क्या कि छोटी आंत के अंदर क्या होती है? आंत्र ग्रंथियां होती हैं, जो कुछ एंजाइम का क्या करती हैं? श्रावण करती हैं, जिसमें से कुछ समझेंगे यहाँ पे। एक होता है इरेप्सिन, सुक्रेज, माल्टोज, लैक्टोज, लिपेज। ठीक है, यानी सुक्रोज, इरेप्सिन, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज और क्या होती है? लाइपेज नाम की क्या होती है? एंजाइम स्रावित होती है। किससे? छोटी आंत से। किससे? छोटी आंत से। तो यहाँ पे समझेंगे क्या क्या काम है इसका। इरेप्सिन जो होता है पेप्टोन को एमिनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। किसको? पेप्टोन को किस में बदल देगा? एमिनो अम्ल में, एसिड में बदल देगा। सुक्रेज होता है जो, वो सुक्रोज को किसमें? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या कर देता है? बदल देता है। जो माल्टेज होता है वो माल्टेज को ग्लूकोज और पुनः ग्लूकोज में क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है। लैक्टेज है, वो लैक्टेज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में क्या कर देता है? इसको बदल देता है। लाइपेज जो होता है वो फैट को क्या कर देता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में क्या कर देता है? ग्लिसरॉल में क्या कर देता है? चेंज कर देता है। तो इसको ध्यान से देखेंगे। पेप्टोन को एमिनो अम्ल में इरेप्सिन, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में सुक्रेज, माल्टोज को ग्लूकोज और ग्लूकोज में माल्टेज बदल देता है, माल्टेज को। और लैक्टेज जो होता है लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है। और लाइपेज को फैट और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यह सभी कहीं आप लोग को वीडियो में नहीं मिलेगा, किसी की वीडियो में यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा नोट कर लीजिए। ठीक है,
ठीक है, आगे समझेंगे कि छोटी आंत में भोजन का पाचन संपन्न होने के बाद पचे हुए पदार्थों को अवशोषित करने के कार्य छोटी आंत में मौजूद बिलाई करती है। मैंने शुरू में बताया क्या करती है, बिलाई करती है। बिलाई के कारण छोटी आंत के पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि होती है, जिससे अवशोषण का कार्य आसानी से किया जा सकता है। तो देखिए यह हमारा छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसके देखिए यहाँ पे अंगुली के जैसे छोटी छोटी क्या है, यह संरचना होती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बिलाई। यह क्या करती है, जितने भी पोषक तत्व होती है उसको अवशोषित कर लेती है। ठीक है, आगे समझेंगे। अगला है बड़ी आंत। क्या है, बड़ी आंत। बड़ी आंत के बारे में समझेंगे। बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी आंत में भोजन के पाचन संबंधी कोई भी कार्य नहीं होता है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के एंजाइम का निर्माण नहीं होता है। इसमें केवल जल का क्या होता है, अवशोषण होता है। क्या होता है, जल का अवशोषण। तो यहाँ से यहाँ तक जो भाग होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बड़ी आंत कहते हैं। बड़ी आंत। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है, भोजन का पाचन नहीं होता है, केवल जल का अवशोषण होता है। जल का अवशोषण होता है। ठीक है, नोट कर लेंगे। अब जो होते हैं बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं। बड़ी आंत के कितने भाग होते हैं, 3 भाग। ठीक है, बड़ी आंत के क्या होते हैं, 3 भाग होते हैं, कैसिकम, कोलेन और क्या होता है, रेक्टम। कैसिकम, उसके बाद से क्या है, कोलेन, और उसके नीचे क्या होते हैं, यहाँ पे रेक्टम होते हैं। यहाँ पे देखिए रेक्टम होते हैं। तो बड़ी आंत के कितने भाग, 3 भाग, कैसिकम, कोलेन और क्या होते हैं, रेक्टम होते हैं। छोटी आंत के बाद भोजन सिकम इसको बोलते हैं, सिकम में प्रवेश करता है। सिकम पेट में दाहिने ओर होता है, जिसके नीचे अपेंडिक्स होती है। ये क्या होती है, अपेंडिक्स। यहाँ पे अपेंडिक्स होती है। ठीक है, आगे समझेंगे। ठीक है, अपेंडिक्स हमारे शरीर में एक अवशेषी अंग का कार्य करता है। जब भोजन अपेंडिक्स में फंस जाता है तो उसे ऑपरेशन करके अपेंडिक्स पूरा क्या की जाती है, काट के बाहर निकाल दी जाती है। सीकम के बाद कोलन प्रारंभ होता है, जिसमें जल का अवशोषण होता है। जल का अवशोषण कहाँ होगा, कोलन में। यहाँ पे क्या होगा, जल का अवशोषण होता है। जल का क्या होगा, अवशोषण होता है। ठीक है, बड़ी आंत के कोलन वाले क्षेत्र में कुछ सहजीवी बैक्टीरिया पाई जाती हैं, जिसे हम लोग उस बैक्टीरिया कहते हैं ई कोलाई बैक्टीरिया, इश्रिचिया कोलाई। क्या होती है, इश्रिचिया कोलाई होती हैं, जो हमारे पेट में बड़ी आंत में रहती हैं, जो भोजन को क्या करती है, पचाने में मदद करती है। पचाने में नहीं, जैसे उसमें क्या करती हैं, कुछ एंजाइम डालती है, जिसके द्वारा विटामिन B3, विटामिन 6, विटामिन 12 और विटामिन के का निर्माण किया जाता है। किसके द्वारा, इश्रिचिया कोलाई द्वारा। ठीक है, रेक्टम वाले क्षेत्र में अपचे भोजन जमा रहता है और गुदा के द्वारा शरीर से हम क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो इस भाग में क्या होती है, इश्रिचिया कोलाई, ई कोलाई बोलते हैं इसको। ये क्या होता है, जीवाणु होता है, और ये जीवाणु जो होता है हमारे शरीर के लिए क्या होता है, लाभदायक होता है। वो क्या क्या करता है, विटामिन B3, B6, B12 यानी विटामिन B3, B6, B12 और विटामिन के को क्या करता है, प्रोवाइड करता है। ठीक है, आगे समझेंगे। ठीक, यहाँ पे समझेंगे कि भोजन के रूप में बोलस, मुंह में जाएगा तो बोलस, पेट में जाएगा तो काइम बोलते हैं, मलाशय में जाएंगे तो काइल बोलते हैं। क्या, मुंह में रहेगा, भोजन मुंह में रहेगा तो बोलस, पेट में रहेगा तो काइम, और मलाशय में रहेगा तो काइल कहते हैं। क्या कहते हैं, काइल। अमाशय की दीवारों पर एक चिपचिपा आवरण पाया जाता है, जिसे म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन। मैंने शुरू में बताया था कि HCl जो होती है हमारे आमाशय को प्रभावित क्यों नहीं करती है, क्योंकि उस पर क्या होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, म्यूकस मेम्ब्रेन। थोड़े से आगे और समझेंगे
कि छोटी आंत की औसत लंबाई 6 से 7 मीटर 20 से 30 फुट होती है और बड़ी आंत की औसत लंबाई कितनी होती है? 1.5 मीटर होती है, 5 फुट होती है। क्या होती है? 5 फुट। देखिए यही म्यूकस मेम्ब्रेन जो होता है, यहाँ पे HCl है, तो क्या करता है? इसको बचाने का कार्य, इसके वाल को बचाने का कार्य किसका होता है? म्यूकस मेम्ब्रेन का होता है। ठीक है, यह संपूर्ण पाचन तंत्र था जिसमें मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, ठीक है, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, गुदा द्वार, उसके बाद से ग्रंथियों में लार ग्रंथियां, यकृत, जठर ग्रंथियां, ठीक है, आंतरिक ग्रंथियां, अग्नाशय, इन सब के बारे में मैंने डिटेल जानकारी आप लोगों को क्या किया है? प्रोवाइड किया है। तो यह जब वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो इस चैनल को खूब बढ़िया से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, वो ठीक नहीं लगता। इतना हम मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं, तो आपको एक तो फर्ज बनता है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट भी कीजिए, ठीक है, और शेयर भी कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।